आजमगढ़ लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी गंभीर है और बीजेपी की गंभीरता का जो असर है वो किस लेवल तक आजमगढ़ सीट को लेकर गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री 10 तारीख को वहां पहुंचकर 15 एयरपोर्ट का वो आजमगढ़ से ही लोकार्पण करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की एक जनसभा भी है, उसको सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर आजमगढ़ और आसपास के जो जिले हैं उसके तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो जोर शोर से लगे हुए हैं। आजमगढ़ की सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का विषय बनी हुई है, लिहाजा प्रधानमंत्री जी की जनसभा को हर हाल में सफल ही नहीं बनाया जाए बल्कि उसकी चर्चा हो, उसका असर हो लोकसभा के चुनाव पर, इसकी कोशिश हो रही है। ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ रहे थे तो लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में उसका असर था। आजमगढ़ को छोड़कर आजमगढ़ की सीट मुलायम सिंह यादव के जरिए समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई। 2019 में यही कहानी हुई जब पुलवामा का असर पूरे उत्तर प्रदेश में था, बावजूद इसके वो सीट अखिलेश यादव के जरिए समाजवादी पार्टी के पास चली गई। 17 के विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हालांकि उस समय मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं थे, बावजूद इसके बीजेपी को जबरदस्त सफलता मिली, लेकिन आजमगढ़ में 10 में से वो 9 सीटें हार गए। 2022 के चुनाव में यही हुआ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता चरम पर थी, लेकिन 10 की 10 सीट बीजेपी हार गई। 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी गंभीर है। प्रधानमंत्री जी वहां एक बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं। उनको पता है कि अगर वो आगे नहीं आएंगे तो बाकी कोई दूसरा नेता है नहीं जो लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ का इतिहास बदल सके। ये जरूर है कि अखिलेश यादव ने जब आजमगढ़ की सीट छोड़ी तो वहां से दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनाव जीत गए, लेकिन चुनाव वो कैसे जीते ये जानना भी जरूरी है। गुड्डू जमाली तब एक उम्मीदवार के तौर पर वहां से वो लड़ गए और जो मुस्लिम यादव का जो एक कंसोलिडेटेड वोट है वो बट गया और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा धर्मेंद्र यादव को। सपा वहां से चुनाव हार गई, दिनेश लाल यादव वहां से चुनाव जीत गए। अब तक कुल 20 चुनाव हुए हैं आजमगढ़ में। लोकसभा के चुनाव और उपचुनाव को अगर जोड़ लिया जाए तो करीब 20 चुनाव हुए हैं और 14 बार वहां से यादव जो कैंडिडेट रहे हैं वो चुनाव जीते हैं। तो इसका असर आप समझ लीजिए कि 20 में से 14 बार अगर यादव जाति के लोग वहां से सांसद होते रहे हैं तो इस बार की भी लड़ाई दिनेश लाल यादव निरहुआ और समाजवादी पार्टी के जो संभावित उम्मीदवार हैं, पहले तो अखिलेश यादव का नाम आ रहा था, अब फिर से एक बार धर्मेंद्र यादव का नाम चल रहा है, तो इन्हीं दोनों के बीच जो मुख्य लड़ाई वो होनी है। गुड्डू जमाली चूंकि बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं, इससे सपा का कद वहां और मजबूत हुआ है, सपा की जो बढ़त है वो और बढ़ गई है। तो अगर धर्मेंद्र यादव भी वहां से चुनाव लड़ते हैं तो भी कोई बहुत बीजेपी के लिए राहत की बात नहीं है कि अखिलेश नहीं आ रहे हैं तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी के लिए अब वहां करो या मरो की स्थिति है और 10 विधानसभा सीटों में से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में अगर बढ़त बनानी है तो उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही चेहरे पर भरोसा जताना होगा बीजेपी को, और ये बात बीजेपी के साथ साथ नरेंद्र मोदी भी समझते हैं। आजमगढ़ लोकसभा सीट की बात कर लें या जिले की बात कर ले तो जो बड़े चेहरे रहे हैं, राम हरख यादव की बात हो, चरणजीत यादव की बात हो, रामरेश यादव की बात हो, रमाकांत यादव की बात हो, ये यादव कम्युनिटी के दिग्गज लीडर्स रहे हैं। रमाकांत यादव तो बीजेपी से सांसद भी रहे, लेकिन ये जरूर है कि यादव कम्युनिटी, हालांकि उत्तर प्रदेश के चाहे वो यादव लैंड की बात हो, पूर्वांचल की बात हो, कई लोकसभा क्षेत्रों में यादव मतदाताओं की वजह से समाजवादी पार्टी की मजबूती रहती है। लेकिन आजमगढ़ में ऐसा क्या है, ये एक बड़ा सवाल है कि गाजीपुर, सलेमपुर, घोसी, लालगंज, अंबेडकर नगर, ये तमाम ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जो बीजेपी के लिए चुनौती है इन लोकसभा क्षेत्रों में। लेकिन आजमगढ़ को लेकर बीजेपी हमेशा असहज रही है और उसकी एक वजह तो हमने बताया कि जो उनका पास्ट है, जो आंकड़े हैं, जो रिकॉर्ड है इनके खिलाफ है। 14, 17, 19, 22 मैंने जिक्र किया। साथ ही साथ एक जो अंतर यह है कि
5 से ज्यादा 6 विधानसभा सीट ऐसी हैं जहां 50% से ज्यादा ये यादव और मुस्लिम मिलकर करीब करीब 50 उसके आसपास आते हैं जो मतदाता हैं। दूसरा कि उत्तर प्रदेश में मंडल वर्सेस कमंडल की लड़ाई हमेशा से रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने मंडल में भी सेंध लगाने में सफलता प्राप्त कर ली है। उदाहरण के तौर पर चौहान वोट बैंक की बात हम कर ले, फागू चौहान को उन्होंने राज्यपाल बनाया। दारा सिंह चौहान के लिए तो बीजेपी ने एक तरीके से सपा से उनको वापस बुलाया, उनको ये जानते हुए भी कि उनको लड़ाना बहुत रिस्क का काम है, पॉलिटिकल रिस्क लिया बीजेपी ने, वहां से वो चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन अब जब मंत्रिमंडल के विस्तार की बात हो रही है तो दारा सिंह चौहान को एक बार फिर से मंत्री बनाने की बीजेपी सोच रही है, उनके नाम की चर्चा हो रही है। तो इसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि मंडल जो कमंडल बनाम मंडल की लड़ाई होती रही है उत्तर प्रदेश में, उसमें कमंडल के साथ साथ मंडल में भी बीजेपी ने काफी हद तक सेंध लगा दी है। लेकिन आजमगढ़ में ये प्रयोग सफल नहीं रहा है। उसके पीछे एक वजह तो ये है कि मुस्लिम यादव इक्वेशन का कंसोलिडेट होना, और दूसरा आजमगढ़ का एक अपना जो इतिहास रहा है वो हमेशा से समाजवादी आंदोलन के साथ रहा है। मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके जरिए बीजेपी ने एक बार फिर से कोशिश शुरू की है कि यादवों के बीच मोहन यादव जाएं। मोहन यादव ने आजमगढ़, लालगंज, बलिया, सलेमपुर इन इलाकों के यादव प्रतिष्ठित यादव समाज के लोगों को बुलाया भी, यादव नेताओं को बुलाया भी, बैठकें भी हुई। तो कोशिश ये है कि मोहन यादव के जरिए कुछ हद तक यादव मतदाता में सेंध लगाया जाए और अपने सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी के जरिए कोशिश की जाए कि आजमगढ़ सीट का जो एक इतिहास है उसको बीजेपी अपने फेवर में ला सके। क्योंकि गुड्डू जमाली के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद समाजवादी पार्टी का आजमगढ़ में पलड़ा भारी दिख रहा है। अमित सिंह, टीवी 9 यूपी, वाराणसी।